फिर मयूरी बाद में रितिका के पास जाती है और तभी, मुझे माफ कर दे रितिका, मुझे सच में नहीं पता था कि तूने मुझे भी बुलाया था और ये बात तूने माँ को कही थी। हाँ तो, अगर तुझे पता भी नहीं था तब भी तूने मेरे बारे में एक पल के लिए कितना गलत सोच लिया। आज तक ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई खुशी नहीं है जो मैंने तेरे साथ बांटी ना हो। अगर मुझे कोई आकर तेरे बारे में कुछ गलत बोलेगा तब भी मैं उनका विश्वास नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा तुझ पर अटूट प्यार और विश्वास है। और मुझे तो ज्यादा बुरा बस इस बात का लग रहा है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि दूसरी बार हुआ है। मतलब तूने अपने मन में मेरे लिए पूरी छवि बना ली है। अरे नहीं बाबा, सच में सब कुछ भी नहीं है। एक बार तू मेरी बात तो सुन ले। सॉरी मयूरी, लेकिन मुझे तेरी एक नहीं सुननी। चली जा यहाँ से, वरना मुझे ना चाहते हुए तुझे कमरे से बाहर निकालना होगा। देख, मुझे अकेले में समय बिताना है, इसलिए चली जा यहाँ से, प्लीज मयूरी। रितिका की बातें सुनकर मयूरी वहां से चली जाती है और रात में वो अपने हाथों से रितिका के लिए कपकेक्स बनाती है। ये कपकेक्स रितिका को बहुत पसंद आएंगे और मेरी इस छोटे से सरप्राइज से वो पक्का मान जाएगी। भगवान करे कि ऐसा ही हो। फिर उन कपकेक्स को लेकर मयूरी रात में फिर से रितिका के पास चली जाती है। हे भगवान, अरे क्या चल रहा है मयूरी, तू फिर से आ गई यहाँ पर। तुझे एक बार कहा हुआ समझ नहीं आता क्या? माफ करना रितिका, पर जब तक तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर लेती तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। ये देख, मैंने तेरे लिए तेरे पसंदीदा कपकेक्स बनाकर लाए हैं और मुझे अच्छे से पता है कि ये कपकेक्स तुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। आई नो रितिका, मैंने दोनों भी बार जिस तरह से रिएक्ट किया है वो सरासर गलत है, लेकिन मुझे भी सबने कितना सुनाया, कितना कुछ बोला। हमेशा अपने रंग के बारे में किसी चुभन भरी बातें सुनाकर मुझे बहुत हर्ट किया है और इसीलिए मैं वैसे गलत तरीके से रिएक्ट कर देती हूँ। पर मैं तुझसे वादा करती हूँ कि आइंदा से मैं ऐसे कभी रिएक्ट नहीं करूंगी और तेरी तरह समझदारी से काम लूंगी। प्लीज रितिका, बस इस बार मुझे माफ कर दे। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अच्छा ठीक है यार, मुझे भी पता है कि लोग तुझे कितना बोलते हैं, पर एक टाइम आने पर तेरा भी वैसा रिएक्ट करना जायज है। शायद अगर तेरी जगह पर मैं भी होती तो मैं भी वैसे ही बर्ताव करती। पर कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। सब कुछ भूलकर आगे बढ़ते हैं और ये कपकेक्स खाते हैं। हाँ रितिका, लव यू यार, लव यू टू मयूरी। चल, अब साथ में खाते हैं। हाँ, वे दोनों साथ में कपकेक्स खाती हैं। दिन यूं ही बीतते जाते हैं और दोनों के लिए दो अच्छे अच्छे घरों का रिश्ता आता है। मुझे तो बड़ी ही चिंता थी कि कहीं रितिका को अच्छा पति मिलेगा या नहीं और मयूरी को कोई पसंद करेगा भी या नहीं। और अगर कोई उसे पसंद भी कर ले तो क्या वो लोग उसे सच में खुश रख पाएंगे, उसके सांवले रंग को स्वीकार पाएंगे? लेकिन मैंने दोनों लड़कों के माता पिता से बात कर ली है और वो लोग तो बहुत ही अच्छे और समझदार निकले। हाँ, और अमीर भी है। मेरे लिए तो ये अब भी सपने की तरह ही है। बस जल्दी से शादी ठीक से हो जाए और तुम दोनों अपने अपने ससुराल में सुखी रहो। वैसे तुम दोनों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब इस रिश्ते के लिए राजी हो ना तुम? हाँ पापा, आपने चुना है तो अच्छा ही होगा, पर मुझे आपके द्वारा लिए गए फैसले पर पूरा भरोसा है। मैं भी बहुत खुश हूँ पापा। मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरा पति इतना हैंडसम होगा और साथ ही इतने पैसे वाला भी। थैंक यू सो मच पापा, जो आपने हमारे लिए इतना अच्छा रिश्ता लाया। अरे थैंक यू तो हमें पंडित जी का करना चाहिए, जो उन्होंने इतने अच्छे घरानों का रिश्ता लाया। वरना आजकल के जमाने में लोग तो बस रंग रूप और स्टेटस देखकर ही रिश्ते जोड़ते हैं। अगर राम जी चाहें तो एक पल में ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, जैसे उन्होंने अभी एक पल में ही हमारी सारी चिंताएं मिटाकर हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भेज दी।
अब दोनों बहनें आपस में बतियाने लगती हैं। यार मयूरी, मैंने अभी अभी पार्थ का सोशल मीडिया अकाउंट देखा। वो कितना हॉट एंड हैपनिंग है यार। और पोस्ट में वो कभी वो दुबई में होता है तो कभी मालदीव्स में। बहुत कमाई का लड़का है ये। पूजा पाठ भी करता है। शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है। देसी और मॉडर्न होने का पूरा कॉम्बिनेशन है। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। और मैं भी तेरे लिए बहुत खुश हूँ मयूरी। लेकिन रितिका, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है यार। टेंशन? किस बात की टेंशन? नो डाउट कि नित्यम एक बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन उसके परिवार वाले शक्ल से ही थोड़े घमंडी लग रहे हैं। क्या वो लोग मुझे अपना पाएंगे? मतलब एक सावली लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर पाएंगे ना? तो खामखा ही टेंशन ले रही है। अभी अभी हमें पापा ने ही बताया है ना कि उन्होंने पहले से उनसे बात कर ली है। पर दोनों भी घर वाले बहुत सॉर्टेड हैं। इसीलिए तू टेंशन मत ले। जैसे मेरा सब कुछ अच्छा होगा, वैसे ही तेरा भी सब कुछ अच्छा ही होगा। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि तेरा तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा होगा। तूने बचपन से ही अपने सांवले रंग को लेकर बहुत कुछ सुना है। इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि एटलीस्ट शादी के बाद तो तू एक सुकून भरी जिंदगी जिए। थैंक्स रितिका। और इतनी टेंशन मत ले। अच्छा अच्छा सोच। अगर बुरा सोचेगी तो बुरा ही अट्रैक्ट होगी। इसीलिए अच्छी बातें मैनिफेस्ट कर। फिर देखना, जैसे तैसे सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर कुछ ही दिनों में दोनों की शादियां हो जाती हैं। और शादी के बाद दोनों के लिए सब कुछ बदल सा जाता है। रितिका के ससुराल में पति पार्थ के साथ साथ सास कावेरी, ससुर मनोहर और ननंद सिया होती है। और वो लोग रितिका को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव होते हैं। ये देखिए, मैंने आप सबके लिए गाजर का हलवा बनाया है। गाजर को कद्दूकस करते हुए थोड़ी सी चोट आ गई मेरे हाथ में, लेकिन मेरी मेहनत सफल हुई है क्योंकि हलवा वाकई में स्वादिष्ट बना है। मैंने चक्कर देखा है और अब तो मैं बस आप लोगों के फीडबैक का इंतजार कर रही हूँ। हे भगवान, क्या तुम भी रितिका? ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? अब देखो, तुम्हारे हलवा बनाने के कारण अब तुम्हारे ही हाथ में चोट लग गई है। चलो दिखाओ हाथ। अरे क्या बहू तू भी! हमारे यहाँ पर खाना बनाने के लिए पहले से ही दो नौकर हैं। तो फिर तूने हलवा क्यों बनाया? आखिर क्या जरूरत थी इसकी? और नहीं तो क्या भाभी। और भैया, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला देती हूँ। भाभी को टीटी का इंजेक्शन लगाना होगा, वरना इन्हें कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। हाँ सिया, जल्दी बुला। लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पार्थ। और सिया, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। मुझे इतनी भी चोट नहीं आई है। बस मामूली सी चोट है और मैंने पट्टी थोड़ी ज्यादा बांध दी है। बाकी कुछ नहीं। नहीं रितिका, छोटी चोट हो या बड़ी हो, डॉक्टर घर पर जरूर आएंगे और वो तुम्हें इंजेक्शन भी देंगे। क्या तुम भी पार्थ? मैंने तो बस यही सोचा कि आज मेरी पहली रसोई की रस्म है ना, तो इसीलिए सबके लिए कुछ मीठा बनाते हैं और इसीलिए मैंने गाजर का हलवा बना दिया। डॉक्टर आकर रितिका को टीटी इंजेक्शन देकर जाते हैं। फिर बाद में, देखो रितिका, मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस घर में नई नई आई हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और आइंदा से तुम रसोई में जाकर कोई काम नहीं करोगी। अरे रसोई में ही क्या, घर का कोई भी काम नहीं करेगी तू बहू। सारा काम करने के लिए हमारे यहाँ अलग अलग नौकर चाकर हैं। इसीलिए तू बस आराम फरमाना और अपनी इस सुंदरता को बरकरार रखना। अब देख, तेरे मुलायम से हाथों पर खरोच आ गई, जिस कारण तेरे हाथों की सुंदरता बिगड़ गई। हाँ तो उसमें क्या होता है माँ जी? ये तो काफी नॉर्मल सी बात है। अब कभी कभार छोटी मोटी चोट तो लग ही जाती है ना। और ये थोड़ी ना जिंदगी भर रहने वाली है। कुछ दिनों बाद तो चली ही जाएगी। लेकिन इसके निशान तो रहेंगे ना भाभी, और वो नहीं रहने चाहिए। मैंने अपनी सारी सहेलियों को बोल के रखा है कि मेरे घर पर एकदम परी जैसी सुंदर गोरी भाभी आई है। और अगर आप अपनी सुंदरता ऐसे ही खराब करोगी
तो अच्छा नहीं होगा ना। आपकी यही सुंदरता आपको और अच्छा बनाती है, इसलिए इसे बरकरार रखो। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरी सुंदरता से बढ़कर मेरा अंतर्मन है। आप लोग उसे भी तो देखिए ना। और अगर मैं कोई काम नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा? मुझे एक जगह पर खाली बैठने की आदत बिल्कुल नहीं है। अगर आदत नहीं है तो डाल लो, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि तुम एक रानी की तरह घर में राज करती रहो। तुम्हें कोई दिक्कत ना हो और बस यूं ही चमकती रहो, बिल्कुल किसी हीरे की तरह। अपने ससुराल वालों का उसके प्रति ये स्वभाव देखकर अब रितिका थोड़ी हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब मयूरी अपने पति नित्यम के साथ बाहर शॉपिंग करने जाती है, तभी वाओ नित्यम, क्या कमाल की ड्रेसेस है इस शोरूम में। शादी से पहले तो मैंने इस शोरूम को केवल बाहर से ही देखा है। यहाँ आकर कपड़े खरीदने का बजट ही नहीं था हमारे पास, लेकिन अब तुम्हारे कारण मैं ये सब खरीद सकती हूँ। थैंक्स नित्यम। इसमें थैंक्स कैसा मयूरी? और ये सब मेरे कारण कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेहनत करके इन सबको खरीद सकती हो। तुम में तो मुझसे भी ज्यादा काबिलियत है। अपने आप को इतना कम मत समझो। इतनी सपोर्टिव हो तुम। वैसे मैं इन दोनों ड्रेसेस में से कौन सा ड्रेस ले लूं? ये ब्लैक वाला या ये ग्रीन वाला? ये ग्रीन कलर मुझ पर उठकर तो दिखेगा ना, या फिर डर लगेगा? मेरा ये सांवला रंग मेरे कपड़े खरीदने में हमेशा बाधा बन जाता है। अरे ऐसी सोच तुम रखती ही क्यों हो मयूरी? तुम्हें इन सारे रंग बिरंगे कपड़ों में से जिस रंग का भी कपड़ा खरीदना है वो तुम खरीद लो। इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पर सारे रंग खिलकर ही दिखेंगे। और मैं ये तुम्हारा दिल रखने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे दिल से कह रहा हूं। कोई सुंदर इसीलिए नहीं होता कि वो कितना गोरा या सावला है। इंसान का देखने का नजरिया ही वैसा होना चाहिए। और मैंने आज तक तुम्हें केवल अच्छे नजरिए से ही देखा है। और तुमसे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में मुझे और कोई भी नहीं लगता, फिर चाहे वो ऐश्वर्या राय ही क्यों ना हो। हाय मैं मर जावा। थैंक यू सो मच नित्यम। लगता है तुम मेरे 16 सोमवार का फल हो, वरना मुझ जैसी झल्ली को इतना ग्रीन फ्लैग वाला पति कैसे मिलता। लव यू नित्यम। लव यू टू मेरी जान। और अब मूड अच्छा करो और सारे रंग के कपड़े खरीद लो और अपने इस जीवन में सिर्फ खुशियों के ही रंग भरना शुरू कर दो। आज तक तो तुम बहुत उदास रह ली, लेकिन अब नहीं। अब तो तुम केवल खुशी रहोगी। हाँ नित्यम, बिल्कुल। नित्यम और मयूरी के बीच में प्यार भरा रिश्ता बनने लगता है। फिर एक दिन, अरे ये क्या बहू, तूने इतनी सिंपल सी कुर्ती क्यों पहन ली? अरे मैंने तो तेरे लिए कितने महंगे महंगे ड्रेसेस लाए हैं, तो वही पहन लेती ना। लेकिन माँ जी, अब रोजमर्रा के जीवन में वो भारी भरकम ड्रेस मैं कैसे पहन लूं? वो तो मुझसे कैरी ही नहीं किए जाते। और मुझे कंफर्टेबल कपड़े पहनना ही बहुत पसंद है। और आज तो वैसे भी मैं दिन भर घर पर ही हूं ना, थोड़ी ना मुझे कहीं बाहर जाना है। मगर फिर भी बहू, अब तू एक बड़े खानदान की बहू बन चुकी है और हमारे यहाँ पर बहुएं हमेशा अच्छी तरह से तैयार ही रहती हैं। इसीलिए जा बेटा, जाकर मैंने जो तेरे लिए ड्रेसेस लाए हैं उन्हीं में से कोई एक पहन ले। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन माँ जी, अब रितिका को ना चाहकर भी उन कपड़ों को बदलना ही पड़ता है। ये सब क्या है पार्थ? माँ जी तो मुझे अपने हिसाब से कपड़े पहनने ही नहीं देती। कम से कम घर में तो मुझे कंफर्टेबल कपड़े पहनने दो ना। अब यहाँ आकर मुझे कौन देखने वाला है? माफ करना रितिका, लेकिन तुम इतनी सुंदर हो, इसलिए तुम पर मामूली कपड़े सूट ही नहीं करते। और इसीलिए हम बस यही चाहते हैं कि तुम हमेशा सजी हुई ही रहो, ताकि कभी कोई अगर घर में आए तो तुम उनके सामने एकदम तैयार रहो। और रितिका, तुम इस घर की अब इज्जत हो, इसलिए उसे अच्छी तरह से संभालना तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। पर पार्थ, एक मिनट रितिका, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ। सोचा था कि अच्छा ससुराल मिलेगा तो ऐश करूंगी, पर यहाँ तो मेरी हर एक छोटी सी छोटी चीज पर भी पाबंदी लगी हुई है।
ऐसे मत करो और वैसे मत करो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सावी एक मिडिल क्लास लड़की होती है। वो अपने माता पिता सुजाता और गोपाल और छोटे भाई नक्श के साथ रहती है। ऐसे ही एक रोज, अजी सुनते हो? अरे क्या हुआ भाग्यवान, बोलो। देखो ना, कितने दिनों से मैं ये डब्बा फोन इस्तेमाल कर रही हूँ। अचानक से बंद पड़ जाता है और अचानक से चालू भी हो जाता है। मुझे तो इसका कुछ भी समझ नहीं आता। इसीलिए मुझे भी बाकियों की तरह एक स्मार्टफोन चाहिए ताकि मैं उसका सही से इस्तेमाल कर पाऊँ। ठीक है भाग्यवान, जानता हूँ मैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो। बस थोड़े दिनों बाद पैसे आने पर मैं तुम्हारे लिए नया फोन खरीद दूंगा। अरे आपके तो थोड़े दिन कभी नहीं आते, बस उम्मीद दिलाते रहते हो मुझे। सावी बेटा, कुछ तो बोल अपने पापा को। अब मैं भी इसमें क्या बोलूं माँ, आपके भी अलग ही चस्के हैं और आपको तो बस फोन पर बात ही तो करनी होती है। तो आप एक सादा सा डब्बा फोन क्यों नहीं ले लेती? आखिर स्मार्टफोन की आपको क्या जरूरत है? पर बेटा, आजकल स्मार्टफोन के जरिए बहुत कुछ किया जाता है। जैसे कि गांव में अपने परिवार वालों से वो क्या कहते हैं, हाँ, वीडियो कॉल पर मैं बात कर सकूंगी। फिर वो व्हाट्सएप पे बातचीत कर पाऊंगी। अरे कितना कुछ होता है उसमें। खैर, चलिए जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दीजिए। मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है माँ। ठीक है बेटा, अभी देती हूँ मैं। फिर सुजाता सावी को टिफिन देती है, जिसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब से ये लड़की काम पर जाने लगी है, इसमें तो एक अलग ही अकड़ आ गई है। पर ये तो ऐसे बंठन कर जाती है जैसे कि ये कंपनी की मालकिन हो, और घर में तो एक रुपया भी नहीं देती। अब जाने दीजिए ना, वो अपने भविष्य के लिए बचत कर रही है, और ऐसे अपनी ही बेटी से पैसे मांगना सही लगता है क्या? ऐसी बात नहीं है सुजाता, मैं उससे कोई पैसे नहीं मांग रहा, लेकिन थोड़ी बहुत आशा तो रहती ही है ना कि पैसे ना सही, लेकिन घर वालों के लिए कुछ लेकर आए। और उससे तो ये भी नहीं होता। और सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे इस बात का लगता है कि पैसे कमाने के बाद में उसके स्वभाव में काफी बदलाव आ गया है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा जी, आप भरोसा रखिए। सावी को उस महीने इंसेंटिव्स के तौर पर बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, और फिर वो उन पैसों में से 10,000 के केवल ब्रांडेड कपड़े ही खरीदती है। और ये देखकर सुजाता और गोपाल हैरान रह जाते हैं। क्या कहा? ये 2 जोड़ी कपड़े बस 10,000 में आए हैं? बाप रे! अरे क्या माँ, आप भी, ये ब्रांडेड कपड़े हैं ना, इसलिए इतने महंगे हैं। देखो सावी, मैं जानता हूँ कि तुम पैसे कमाती हो, तो उसका सही से इस्तेमाल भी किया करो। अरे 10,000 रुपए भी कोई कपड़ों में खर्च कर देता है क्या? बेवकूफ कहीं की। अरे पापा, अब मुझे बाहर बड़े बड़े लोगों के बीच उठना बैठना पड़ता है ना, इसीलिए मेरा टिप टॉप रहना बहुत जरूरी है। अरे माना कि तुझे बाहर लोगों के बीच जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए तू सस्ते दाम में भी अच्छे कपड़े खरीद सकती है ना। तो इतने महंगे कपड़े लेने की तुझे क्या जरूरत थी? अरे पर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? मैंने थोड़ी ना पैसे किसी गलत जगह डुबाए हैं। बस कपड़े ही तो खरीदे हैं मैंने, और वो भी अपने लिए। फिर भी आप दोनों मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गए हो। पहली बात तो ये है कि तुम इस तरह से हमारे साथ बात नहीं कर सकती। हम तेरे माता पिता हैं। और रही दूसरी बात, ये तेरे पैसे हैं, तुझे जिस तरह से खर्च करने हैं कर सकती है तू। हम तो बस यही कहेंगे कि उसे सही से इस्तेमाल कर। हाँ पापा, आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी कुछ भी गलत नहीं करेगी। फिर एक दिन, अरे अच्छा हुआ सावी जो तू आ गई। अब जाकर ये दूध पड़ोस की जमुना बहन के पास देकर आ, और उन्हें कह देना कि इसे रात भर फ्रिज में ही रखे, और मैं उनसे कल सुबह ले लूंगी ये दूध। क्या? हाँ बेटा,
दरअसल हमारा फ्रिज अभी भी खराब है ना, और तेरे पापा के पास अब थोड़े दिन बाद पैसे आएंगे, इसीलिए हमें तब तक के लिए दूध जमुना बहन के फ्रिज में ही रखना होगा। नहीं माँ, मैं नहीं जाने वाली किसी के पास, मुझे शर्म आती है। अरे पर इसमें कैसी शर्म बेटा? और नहीं तो क्या माँ, अरे अगर फ्रिज खराब है तो आप इस दूध को उबाल कर रख दो ना, रात भर ये ठीक ही रहेगा। लेकिन नहीं, आप तो इतनी कंजूस हो कि आपको तो अब गैस भी बचाना है। अरे आप लोगों की इस कंजूसी के कारण ही हमारे इतने बुरे हाल हो रहे हैं। ये तो क्या बोल रही है सावी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ। फ्रिज खरीदते वक्त मैंने 1000 बार बोला था कि अगर ले रहे हो तो थोड़ा महंगा वाला ले लो ताकि ज्यादा साल तक टिक पाए। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो सस्ता वाला खरीदना था। पैसे जो बचाने थे आपको, पता नहीं इतने पैसे बचाकर कौन सा ताजमहल बांधने वाले हो। बकवास बंद कर सावी, और जरा तमीज से पेश आ। मैं आपसे तमीज से ही पेश आ रही हूँ माँ। अरे आप लोगों ने तो पूरे मोहल्ले में भी नाक कटवा कर रख दी है मेरी। कभी जमुना काकी को फ्रिज में दूध रखने के लिए कह देती हूँ, तो कभी विद्या काकी से नमक चीनी लेती हूँ, तो कभी किसी और से कोई मदद मांगती हूँ, और इसीलिए मैं किसी से बात ही नहीं करती। मुझे बहुत शर्म आती है माँ। देख बेटा, ये बात कभी मत भूलना कि पूरा मोहल्ला एक परिवार की तरह ही एक दूसरे की मदद करता है। अगर मैं उनसे मदद मांगती हूँ तो वो लोग भी तो मुझसे मदद मांगते हैं। और इसमें तेरी नाक कैसे कट गई भला? 4 पैसे क्या कमाने लगी तू? तेरे तो तेवर ही बदल चुके हैं। बात तेवर बदलने की नहीं है माँ, आप लोगों की सस्ती सोच है, और ना जाने कब सुधरोगे आप लोग। पर मैं ऐसे नहीं रहूंगी। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और मैं उसे मेंटेन करके ही रहूंगी। आप लोगों की तरह किसी से भी मदद नहीं मांगूंगी, फिर चाहे मेरी जिंदगी में कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आ जाए, पर मैं मेरी इज्जत पे एक आज भी नहीं आने दूंगी। अरे तू तो बस अपनी इज्जत ही देखती रहे। कब से इतनी स्वार्थी बन गई तू? जब देखो तब अपने बारे में ही सोचती रहती है। मेरी एक बात गांठ बांध ले, तू जिंदगी में आगे तेरे काम आएगी। ये जो तू अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए लोगों के सामने अमीर और अच्छे बनने का जो दिखावा करती है ना, इसे करना बंद कर दे और इज्जत की जगह अपने कर्मों को बरकरार रख। ये सब बस कहने वाली बातें होती है माँ, लेकिन हकीकत तो यही है कि आपकी इज्जत अगर अच्छी रही तो आपको सम्मान भी जरूर मिलेगा। ये हकीकत नहीं है सावी। अरे तेरे स्वभाव से ही तेरी अच्छाई झलकती है। और अगर मैं ये कहूं कि तुझे ये बात पहले से पता थी कि मुझे नया स्मार्टफोन चाहिए था और तेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन इतना सब मालूम होने के बाद भी तूने अपने लिए महंगे कपड़े खरीद लिए, और वो भी पूरे 10,000 रुपए के, लेकिन अपनी माँ के बारे में तूने एक बार भी नहीं सोचा। यहाँ पर भी तूने अपनी इज्जत के बारे में ही सोचा, ना कि अपनी जन्म देने वाली माँ के बारे में। अरे माँ, अब आप शुरू मत हो जाओ। क्यों? सच कहा तो बुरा लगा ना? अरे मुझे तो तुझसे 1 रुपए की भी उम्मीद नहीं है, पर तुझे एक बार तो सोचना चाहिए था ना। चल अब जा यहाँ से। मैं नक्श को भेज दूंगी जमुना बहन के घर, लेकिन आइंदा से मुझसे या अपने पापा से जबान लड़ाने से पहले 100 बार सोचना, समझे कि नहीं? सुजाता की बातें सुनकर सावी की बोलती बंद हो जाती है। ऐसे ही एक रोज, ओ माय गॉड सावी, आज का तेरा ये आउटफिट तो बहुत ही मस्त है यार। अरे तू तो इस कंपनी की मालकिन लग रही है। थैंक यू सो मच टिम्पल। वेलकम सावी। वैसे ये कपड़े बहुत महंगे होंगे ना? मुझे पता है, इसका तो बहुत बड़ा ब्रांड है। हाँ डिम्पल, तूने सही कहा, ये कपड़े बहुत महंगे हैं। अब क्या करूं यार, मुझसे सस्ते कपड़े पहने ही नहीं जाते। बचपन से ही ऐसी हूं मैं। मेरे नाइट सूट भी 5,000 से कम नहीं होते थे। पापा की परी हूं ना मैं, इसलिए उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वाह यार, तेरा तो मस्त है। वो तो है, और तुझे पता है, मेरे घर वाले तो मुझे इस जॉब पर आने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन मैं अपनी मर्जी से आती हूँ, क्योंकि मुझे खुद के बलबूते कुछ करना है।
वरना मेरे पापा के होते हुए मुझे किसी भी प्रकार की चिंता ही नहीं है। हमारे पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ है। काश यार, मेरी भी लाइफ तेरी तरह होती। लेकिन तब मैं ये जॉब वगैरह नहीं करती, मस्त अपने पापा के पैसों पर ऐश करती और फिर किसी अमीर और गोरी चिट्टे लड़के से शादी करती। ये तो तेरी सोच है डिम्पल, पर मेरी सोच काफी अलग है। मुझे वो सारा संघर्ष करना है जो बाकी के लोग करते हैं। अपनी मेहनत और हिम्मत पर सब हासिल करते हैं, जैसे कि मेरे पापा ने किया था। वो भी पहले अकेले ही थे, फिर उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके अपना बिजनेस खड़ा किया। सही है यार, तू जो भी करे उसमें तरक्की पाए, यही मेरी दुआ है। हाउ स्वीट डिम्पल। शुक्रिया बहन। चलो अब अंदर जाते हैं, वरना लेट होने पर बॉस चिल्लाएंगे। हाँ यार, चल। सावी जहाँ भी जाती एकदम अमीरों की तरह रहती और सबको झूठ पे झूठ कहती रहती। ऐसे ही एक दिन, बाप रे, नक्श की स्कूल फीस भरते भरते तो मैं थक गया हूँ। किसी मामूली स्कूल में इसकी भर्ती कर देते तो सही रहता। आप सही कह रहे हैं, ये स्कूल फीस तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अब बहुत हो गया भाग्यवान, मुझ अकेले से इतना सब नहीं हो पाएगा। और मैं अब नक्श को एक मामूली स्कूल में पढ़ने भेजूंगा। इस अमीरों वाली स्कूल में फीस भर भर के मैं कंगाल हो जाऊंगा एक दिन। सावी के कहने पर ही हमने नक्श को उस स्कूल में डाला था, पर अब वो वहां पर नहीं पड़ेगा। नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल मत करना। तू तो चुप ही बैठ सावी। तेरी इज्जत बनाए रखने के लिए तूने नक्श को वहां पर पढ़ने भेजा है, लेकिन अब हमसे बाकी फीस नहीं भरी जाएगी। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए ना उसकी, मैं हूं ना, मैं फीस भर दूंगी। हाँ पापा, हर महीने की नक्श की स्कूल फीस मैं दे दूंगी। और माँ, आपको भी नया फोन चाहिए था ना, मैं दिलाऊंगी आपको नया फोन। अरे मैं सब जानती हूँ कि तू फिर से ये सब दूसरों के सामने दिखावा करने के लिए कर रही है, ताकि लोग कह सके कि तेरी माँ के पास स्मार्टफोन है और तेरा भाई इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ने जाता है। लेकिन माफ करना, मैं ना तो तेरा कोई फोन स्वीकारूंगी और ना ही तेरे पैसे से अपने बेटे को उस स्कूल में पढ़ने भेजूंगी। क्या? तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है सावी। अरे जब तुझे अपनी माँ और भाई की इतनी ही पड़ी है, तो पहले क्यों नहीं भरे तूने उनके लिए पैसे? पहले क्यों नहीं दिलाया तूने अपनी माँ को स्मार्टफोन? इसीलिए अब ये दिखावा करना बंद कर, वरना एक दिन इसी में उलझ कर रह जाएगी तू। वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और सावी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। इन लोगों के कारण मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक कभी नहीं रहती। हर बार ये लोग अपनी चीप हरकतों के कारण मेरी इमेज खराब कर देते हैं। और अब जब नक्श दूसरी मामूली स्कूल में पढ़ने जाएगा, तब लोग वापस कोई ना कोई बातें बनाकर ही रहेंगे। फिर एक दिन जब सावी और डिम्पल दोनों जॉब से घर निकलते हैं, तभी सावी अपनी पर्स भूल जाती है। ओह नो, सावी तो अपनी पर्स यहीं पर भूल के गई है। मुझे उसे ये पर्स अभी लौटानी होगी। सावी, सावी, अरे ये तो गाड़ी में बैठकर चली गई। एक काम करती हूँ, मैं भी गाड़ी में बैठकर इसके पीछे चली जाती हूँ। अब डिम्पल भी गाड़ी में बैठ जाती है और वो सावी की गाड़ी का पीछा करती है। ये तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। अब इसके पीछे पीछे जाकर ही इसे ये पर्स देनी होगी मुझे। ऊपर से कल तो रविवार है, इसीलिए हमारी छुट्टी होगी। और अगर मैंने ये पर्स उसे नहीं दी, तो सावी के लिए दिक्कत हो सकती है। चलो, इसी बहाने आज सावी के घर के दर्शन भी हो जाएंगे। मुझे भी उसका आलीशान घर देखना है। अब सावी घर पहुंचती है और वो घर के अंदर जा ही रही होती है कि उतने में वहां पर डिम्पल की कैब आ जाती है और वो कैब से उतरकर सावी को जोर से आवाज लगाती है। सावी, रुक जा बहन। अरे नहीं, ये पागल लड़की यहाँ तक आ गई। लेकिन क्यों और कैसे? और अब तो इसे सब पता चल जाएगा कि मैं कोई अपर क्लास नहीं, बल्कि एक मिडिल क्लास लड़की हूँ। अब सावी बहुत घबरा जाती है। अरे सावी, ये तेरी पर्स तो भूल गई थी, इसीलिए मैं तुझे ये लौटाने आई हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच यार। लेकिन सावी, तू यहाँ पर क्या कर रही है?
ये तेरा घर है क्या? लेकिन तूने तो कहा था ना कि तू एक बड़े से बंगले में रहती है। अरे बाबा, ये मेरा घर नहीं है। दरअसल मैं यहाँ पर अपनी सहेली से मिलने आई हूँ। उसी का घर है ये। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मुझे लगा कि ये घर तेरा ही है। चल ठीक है फिर, अब तू जा सकती है। परसों मिलते हैं। उतने में वहां पर स्कूल से लौटा हुआ नक्श आता है। अरे दीदी, आप आ गई? अरे बाप रे, कहीं डिम्पल के सामने ये मेरा भांडा ना फोड़ दे। अरे नक्श, वाओ, ये स्कूल यूनिफॉर्म तो शहर के वन ऑफ द टॉप स्कूल का है। मतलब ये नक्श इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ने जाता है? हाँ दीदी, ग्रेट। पर पापा तो मेरा एडमिशन दूसरी। ओफो, ये नक्श भी ना। चलो नक्श, अंदर जाओ। हम यहाँ मेरी सहेली से मिलने आए हैं। तुम जाकर बैठ जाओ अंदर। मैं अभी आती हूँ। बाय डिम्पल, सी यू। ठीक है सावी, बाय। फिर डिम्पल वहां से चली जाती है। दीदी, आपने उस दीदी को झूठ क्यों बोला? ये तो हमारा ही घर है ना। और तुम थोड़ी ना किसी से मिलने आई हो यहाँ पर। तू तो आजकल बहुत सवाल पूछने लगा है। चुपचाप अंदर चल और अपने काम से काम रख। बुद्धू कहीं का। हे भगवान, आज तो मैंने जैसे तैसे मामला संभाल लिया, लेकिन मुझे अगली बार से चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि मेरे लिए तो मेरी इज्जत ही सबसे बढ़कर है। फिर बाद में नक्श अपने माता पिता को सावी के झूठ बोलने के बारे में बताता है। और तभी उसने जरूर अपनी सहेली डिम्पल के सामने अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए ये सब कहा होगा। उसे तो अपने घर को भी अपना घर कहने में शर्म आती है। इतनी निर्लज्ज हो चुकी है ये लड़की, ना जाने कब सुधरेगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते भाग्यवान। अब एक ही रास्ता है जिससे ये सावी सुधर सकती है, और वो है उसकी शादी। आपने बिल्कुल सही कहा जी। शादी के बाद अपने आप ससुराल की बंदिशों के चलते हुए सावी जरूर सुधर जाएगी। अरे यहाँ तो हम उसे कुछ भी नहीं कह पाते, लेकिन वहां ससुराल वाले उसे अच्छे से सुधारेंगे। ठीक है फिर, मैं अभी पंडित जी से बात करता हूँ कि हमारी सावी के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढे। कोई ऐसा लड़का, ऐसा परिवार जहाँ सावी को अच्छे से सबक मिले और वो पूरी तरह सुधर जाए। पंडित जी अब सावी के लिए लड़के ढूंढने लगते हैं, और अंत में गोपाल और सुजाता को 2 लड़के पसंद आते हैं। सावी बेटा, हमने अपनी तरफ से ये 2 लड़के चुन लिए हैं। दोनों भी अच्छे हैं, लेकिन अंतिम फैसला तुझे लेना है कि तुझे किसके साथ शादी करनी है। जी मुझे तो ये लग रहा है कि इसी लड़के को पक्का करते हैं जो मिडिल क्लास है, क्योंकि उसे हर चीज की अहमियत पता होगी। वो ये दूसरा वाला तो अमीर लड़का है ना पंडित जी? हाँ सुजाता बहन, ये दूसरा वाला लड़का अमीर है, लेकिन इसका परिवार भी काफी अच्छा है। अब बाकी का फैसला आपके हाथों में है। नहीं माँ पापा, मैं इस मिडिल क्लास लड़के से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। और अगर आप लोगों को मेरी बात आगे बढ़ानी है तो इस अमीर लड़के के साथ ही बढ़ाइए। मेरी हमेशा से यही तमन्ना थी कि मैं एक अमीर घराने की बहू बनूं, और तब तो मुझे कोई दिखावा करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं साबी, हमारे हिसाब से ये मिडिल क्लास घराने का लड़का ही सही रहेगा। अमीर घराने में जाकर तुम और बिगड़ोगी, और वही अगर तुमने इस लड़के के साथ शादी की तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। नहीं पापा, प्लीज, बचपन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी का हर एक फैसला आपने ही लिया है, लेकिन अब मुझे शादी करनी है, वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी भर के लिए। इसलिए ये फैसला मुझे ही लेने दीजिए। और माँ पापा, मैं अगर शादी करूंगी तो वो अमीर लड़के से ही करूंगी, वरना किसी के साथ नहीं करूंगी। क्या? सावी की इस जिद के आगे सुजाता और गोपाल दोनों घुटने टेकते हैं, और उसकी और अमीर लड़के की बात पक्की हो जाती है, जिसके बाद वो लोग शादी भी कर लेते हैं। फिर शादी के बाद जब सावी अपने ससुराल में कदम रखती है, तब वो एकदम हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये घर तो किसी भी एंगल से अमीर नहीं लग रहा। ये लोग तो मिडिल क्लास लग रहे हैं। क्या हुआ सावी, तुम किस सोच में पड़ गई? अरे बहू, अनंत और तुम दोनों अब विवाहित जोड़े हो। अब गृह प्रवेश के बाद
तुम्हें पहले एक साथ मंदिर में दिया जलाना होगा और उसी के बाद शादी की सारी रस्में पूरी हो जाएगी। अरे बहू, क्या हो गया तुम्हें? तुम चुप क्यों हो? कुछ नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। इतना कहकर साबी वहां से उल्टे पांव घूमकर वापस अपने मायके चली जाती है। साबी, रुक जाओ साबी। अरे तेजस्विनी, ये बहू को क्या हो गया? किसी ने उसे कुछ कह दिया क्या? नहीं जी, मैंने तो उसे अब तक कुछ भी नहीं कहा है और अब तो ये अपशगुन ही हो गया। गृह प्रवेश करने के ठीक 2 मिनट के बाद बहू ने उल्टे पांव कर दिए। सावी को वापस मायके में आए हुए देखकर गोपाल और सुजाता भी हैरान रह जाते हैं। अरे सावी, हमने अभी अभी तो तुझे विदा किया था, तो तू फिर से वापस क्यों आ गई? हाँ बेटा, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है माँ, मेरे साथ धोखा हुआ है। जिन लोगों को मैंने अमीर समझा था, वो लोग तो हमारी तरह मिडिल क्लास ही निकले। पंडित जी कहाँ पर है? बुलाओ उन्हें। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है बेटा? रुको, मैं अभी पंडित जी को बुलाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद में पंडित जी आते हैं और वो अनंत के बारे में सारी जानकारी को वापस एक बार देखते हैं। हे भगवान, माफ करना मुझसे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। मेरे साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा यकीन मानिए, ये पहली बार ही हुआ है कि मैंने किसी को गलत जानकारी बता दी। मुझे लगा कि अनंत एक अमीर लड़का है। तो अब मैं क्या करूं पंडित जी? आपके कहने पर मैंने भरोसा किया और ना ही अनंत और उसके परिवार के बारे में कोई बैकग्राउंड भी चेक किया। लेकिन आज आपकी गलतफहमी के कारण मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ। अब मैं क्या करूं? मेरी शादी तो हो गई, लेकिन ये सब आपके कारण हुआ है। अरे कैसे पंडित हो आप? माफ कर दो बेटा। अरे क्या माफ कर दो? सावी, पंडित जी से तमीज से बात करो। ये भी एक इंसान ही है और गलतियां तो हर किसी से होती है। इसलिए अब ये सब नाटक करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी ही इच्छा थी ना कि एक अमीर लड़के से शादी हो जाए। अब देखो, तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे भाग्य ने भी तुम्हारे साथ क्या खेल खेला है। बस कीजिए पापा, कम से कम आज के दिन तो कुछ मत सुनाइए। अरे सही कह रहे हैं तेरे पापा। अब जो हकीकत है उसे अपना ले और जो भी हुआ है उसे भाग्य का ही वरदान समझकर स्वीकार ले और अपने जीवन की नई शुरुआत कर। हाँ बेटी, शायद ये सब ऊपर वाले ने ही किया है। अब क्या पता कि तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हें अनंत के साथ रहकर ही मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे लेवल का है ही नहीं। मुझे अमीर लड़के से ही शादी करनी थी। लेकिन अब मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ पर रह गई तो मेरी इज्जत और ज्यादा खराब हो जाएगी, और अगर वहां पर रही तो मुझे रोजाना मुश्किलों से गुजरना होगा। देख सावी, अब तेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तू उस अनंत की बीवी और उसके घर की बहू बन चुकी है, इसीलिए अभी के अभी वहीं पर चली जा। बेफिजूल में अपनी और हमारी मुश्किलें और मत बढ़ा। अब सावी को ना चाहकर भी अपने ससुराल वापस लौटना ही पड़ता है और सुजाता तेजस्विनी को कॉल करके समझा देती है। माफ करना तेजस्विनी जी, लेकिन आप समझ ही सकती हो ना कि अचानक से सावी हम सब से अलग हो गई और उसे उस नए घर को देखकर घबराहट हुई। इसीलिए वो वहां से भागकर यहाँ पर चली आई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। ठीक है सुजाता जी, मैं समझ सकती हूँ। मैंने और उसके पापा ने उसे समझा दिया है और वह समझ भी गई है। इसीलिए आप और निर्मल भाई साहब निश्चिंत रहिए। जी ठीक है, आप और गोपाल भाई साहब भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि हम सावी को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखेंगे। देखना आप, कुछ दिनों के बाद वो खुद ही आके रंग में रंग जाएगी और उसे अपने मायके जाने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका ससुराल ही उसका दूसरा मायका बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी को इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। फिर रात में जब सावी अनंत के साथ सोती है, तभी कूलर की आवाज से उसे नींद ही नहीं आती। सत्यानाश हो इस खटारे कूलर का। ये अनंत तो घोड़े बेचकर सो गया है, लेकिन मुझे तो इस आवाज में नींद ही नहीं आ रही।
क्या क्या ख्वाब सजाए थे मैंने कि मेरा और मेरा पति का कमरा एकदम आलीशान होगा, बड़ा सा बेड होगा, महंगा एसी, हर चीज एकदम हाई क्लास होगी। लेकिन यहाँ पर तो हर एक चीज एकदम सस्ती और खटारा लग रही है। अब इस कूलर को ही देख लो, पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे फंस गई। डिम्पल अब सावी की शादी की खबर सुनकर चकित रह जाती है। क्या यार सावी, तू तो एकदम छुपा रुस्तम निकली। अरे कम से कम मुझे तो बुला लेती शादी में। अब क्या करूं यार, वो अमीर लड़का तो मुझे देखते ही पागल हो गया और उसके घर वाले तो कुंडली मेल वगैरह में बहुत मानते हैं, इसलिए उन्होंने फौरन कुंडली मिलाई और मुहूर्त तो बस 2 दिन में ही खत्म होने वाला था। इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी में शादी करनी पड़ी। क्या? हाँ ना डिम्पल, और तुझे पता है हमने एक 5 स्टार रिजॉर्ट में शादी की और अब हनीमून के लिए भी हम लोग विदेश जाने वाले हैं। कमाल है यार। खैर, अब मैं तो तेरी शादी में नहीं आ पाई, लेकिन कम से कम फोटोज तो देख सकती हूँ ना। चल जल्दी से दिखा मुझे कि मेरे अमीर जीजू कैसे दिखते हैं। अरे उसके लिए तो तुझे इंतजार करना होगा ना, क्योंकि फोटोग्राफर ने अभी तक सारे फोटोज नहीं दिए हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। अरे क्या यार तू भी, लेकिन मैं भी क्या करूँ डिम्पल, मुझे भी बेसब्री है और वो फोटोग्राफर भी बहुत हाई फाई है, तो टाइम तो लगेगा ही ना। और एकदम क्वालिटी वाला काम करके देगा वो, और मैं थोड़ी ना किसी एरे गेरे नट्टू खेरे से अपनी शादी का फोटोशूट करा सकती हूँ। वो बात भी है यार। चल कोई नहीं, मैं इंतजार करूंगी, लेकिन मुझे अपनी शादी की फोटो जरूर दिखाना। हाँ बाबा, पक्का दिखाऊंगी। फिर अगले दिन, ये ले बहू, ये खानदानी गहने हैं, हमारी धरोहर। अरे माँ जी, ये पुराने गहने आप मुझे क्यों दे रही है? अपने पास ही रखिए इसे। अरे नहीं बहू, ये परंपरा है इस घर की, और ये गहने मुझे मेरी सास ने दिए थे, और अब मैं अपनी बहू यानी तुझे दे रही हूँ, और आगे भविष्य में तू इन खानदानी गहनों को अपनी बहू को देगी। ठीक है माँ जी, धन्यवाद। चल अब मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने से पहले तक भोग प्रसाद बना देना। आज तो तुझे काम को छुट्टी है ना, तो शाम का खाना कुछ अच्छे से ही बना देना। ठीक है माँ जी, बना दूंगी मैं। इतना कहकर तेजस्विनी वहां से चली जाती है। पता नहीं ये बुढ़िया मुझे क्या पकड़ा गई है। अब ये ओल्ड फैशन गहने में कैसे पहनूंगी? खैर, अब दिए हैं तो रखने ही पड़ेंगे। चलो काम पर लग जाओ। क्या क्या सपने थे मेरे कि मेरे अमीर ससुराल में मेरे हाथ के नीचे 10-12 नौकर होंगे, लेकिन यहाँ तो मैं खुद ही एक नौकरानी बन गई हूँ। छुट्टी के दिन भी चैन से आराम करने नहीं मिल रहा। लेकिन अब किसे बताऊं मैं भी, मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। फिर कुछ दिनों के बाद सावी और अनंत हनीमून पर चले जाते हैं, और तभी हनीमून के लिए ला ला कर भी कहाँ लेकर आया है मेरा ये गधापति, इतने सस्ते रिसोर्ट में। काश मैं इससे ये शादी तोड़ देती और अपने घर चली जाती, लेकिन इज्जत की खातिर मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। तभी सावी को डिम्पल का मैसेज आता है, और सावी पहुंच गई पेरिस। लो, इस लड़की को लग रहा है कि मैं पेरिस गई हूँ, लेकिन यहाँ तो मैं ये सड़ी हुई जगह पर आई हूँ। खैर, अब अपनी सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाना ही पड़ेगा कि मैं वाकई में पेरिस आई हूँ, वरना लोग मुझे गरीब समझ लेंगे। एक काम करती हूँ, अभी अनंत और मेरी फोटो एडिट करती हूँ, जिसके बैकग्राउंड में पेरिस का आईफिल टावर होगा, और ये देखकर मुझ पर कोई शक नहीं कर पाएगा। फिर सावी फोटोज एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, और जाने अनजाने में वो फोटोज अनंत भी देख लेता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। अरे सावी, तुमने सोशल मीडिया पर ये झूठी एडिटेड फोटोज क्यों डाली है? अरे नहीं, मैं तो इसे हाइड करना ही भूल गई। अब मैं क्या करूं? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।